स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं होम गार्ड की तो यह क्लास इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को मिस मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सीधे आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सब लोग लाइव जुड़ जाएंगे और निवेदन बस इतना है कि पूरी क्लास को ज़रूर देखना है। और जो लोग हमारे साथ यूपी होम गार्ड के लिए जुड़ रहे हैं उनसे तो विनम्र निवेदन है, अगर आप जुड़ रहे हैं तो पढ़ाई भी करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं देर न करते हुए। यहाँ पर हम आपको जीके जीएस स्पेशल क्लास डेली सुबह 10 बजे प्रोवाइड कर रहे हैं और आप जानते हैं आपका पेपर जो है पूरे तरीके से जीके जीएस पर ही आधारित है। ठीक, तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में कार्य करने का उल्लेख निहित माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में कार्य करने का उल्लेख निहित माना जाता है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85 या संक्रमणकालीन प्रावधानों में निहित? चलिए फटाक से कमेंट करके बता दीजिए उत्तर कौन सा हो जाएगा। चलिए ठीक ठीक। देखिए 79 में क्या है, अनुच्छेद 79 में जो है संसद का उल्लेख है। ठीक है, संसद का उल्लेख 79 में है। और 80 में जो है राज्यसभा का उल्लेख है। ठीक है, राज्यसभा का उल्लेख 80 में है। और इस प्रश्न के उत्तर की बात किया जाए तो संक्रमणकालीन प्रावधानों में निहित यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर अश्वमेघ यज्ञ का संकेत मिलता है? इंपॉर्टेंट लगा कि नहीं प्रश्न? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से बताइए कि किस गुप्त शासक के सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ का संकेत मिलता है? चंद्रगुप्त प्रथम होंगे या समुद्रगुप्त होंगे या चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे या कुमार गुप्त होंगे? कुमार गुप्त ने एक किताब लिखा था, उसका नाम बताइए। चलिए, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जानते हैं कौन है? ये इनको और अलग से विक्रमादित्य कहा जाता है, ये जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए विक्रमादित्य इनका नाम था। और अश्वमेध यज्ञ की बात की जाए तो यहाँ पर समुद्रगुप्त वह शासक था जिसके सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ का लोगो लगा रहता था। ठीक है, चित्र बना रहता था। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चलिए, सभा और समिति का स्पष्ट लोकतांत्रिक स्वरूप किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? तो नोट कर लीजिए, इसका उत्तर जो होगा वह होगा क्या? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, गायत्री मंत्र। चलिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? तो ऋग्वेद में है। और सामवेद को जो है संगीत का वेद कहा जाता है, ये भी जानते रहिएगा। ठीक है, संगीत का वेद। अथर्ववेद को क्या कहते हैं, एक बार इसे जान जाइए कि जादू टोने का वेद कहा जाता है। जो जादू टोना होता है ना, अथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया है, जादू टोना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भारत की किस नदी का प्राचीन नाम अस्कनी था? प्राचीन नामों को जानते हैं कि नहीं? अस्कनी किसका नाम था? रावी का, झेलम का, चिनाब का, सतलुज का? चलिए जल्दी से बता दीजिए कि भारत की किस प्राचीन नदी का नाम अस्कनी था? तो वह नदी थी क्या? झेलम नदी। झेलम नदी को अस्कनी कहा जाता था पुराने जमाने में। यहाँ पर ये जानते रहिए। आगे आइए, अगला प्रश्न ये रहा संविधान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका उत्तर आप सब बताएंगे कि संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है? निहित है किसमें? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 5 में? चलिए जल्दी से बताइए कौन सा होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर? तुरंत बताएंगे, तुरंत। चलिए देखिए, भाग 2 में क्या निहित है? तो भाग 2 में नागरिकता निहित है। लिखिए, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या दिया गया है? तो भाग 3 में मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार यहाँ पर लिखते हुए चलेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। और बात किया जाए अगर मूल अधिकार कहाँ से लिया गया था, तो मूल अधिकार लिया गया था कहाँ से?
बिल्कुल अमेरिका से लिया गया था। अमेरिका लिख लीजिए। चलिए, अमेरिका से लिया गया था। अब यहाँ पर भाग 4 बता रहा है क्या इसमें निहित है, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग भाग 4 उत्तर हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक और दिया गया है, भाग 5 में अगर आपसे पूछा जाए क्या निहित है, तो भाग 5 में जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल संघ की बात किया गया है, ठीक है? संघ, इसमें संघ निहित है, इतना जानते रहिएगा। तो भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 में संघ की बात की गई है। अगर भाग 1 की बात करें तो वह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये जानते रहिएगा। तो यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर भाग 4 यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस स्थल से सबसे प्राचीन शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं? अजंता से, एलोरा से, भीमबेटका से, बाघ गुफाएं से। बताइए किस स्थल से सबसे प्राचीन शैल चित्रों के निर्माण या प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पर आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी ने भीमबेटका की गुफाओं को बताया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है, ठीक है? भीमबेटका किस राज्य में है, ये एक बार कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों को ये पता है। आगे आइए, भारत में पहली बार नियमित जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1881 में हुई थी। और पहली जनगणना अगर आपसे पूछी जाए तो 1872 ईस्वी में पहली बार हुई थी। यह जो पहली बार जनगणना हुई थी, इसके अकॉर्डिंग हर वर्ष जनगणना की जाती थी। लेकिन 1881 में फिर से यह नियमित जनगणना को हटाया गया और प्रत्येक 10 वर्ष वाली बात की गई। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराने की बात 1881 में हुई थी। ठीक, वर्तमान में यही पद्धति हमारे भारत में लागू है। आपको पता होना चाहिए, इसका उत्तर 1881 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार से तैयारी यूपी होम गार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल और टीचिंग एग्जाम सभी की तैयारी कराई जा रही है। भाई साहब कुछ लोग टेट वाले हैं, यूपी टेट वाले, तो आपसे निवेदन करेंगे कि अभी आपके पास समय है, आप पढ़ते रहिए। बहुत जल्द हम आपके लिए क्लासेज ला रहे हैं। बार बार यूपी टेट की डिमांड हो रही, तो यूपी टेट वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि समय आपके लिए तैयार है एकदम। अब आपके लिए क्लासेज होंगे, क्योंकि यूपी टेट का पेपर 6, 7 और 8 जुलाई को होने वाला है। तो अभी समय है थोड़ा सा, तब तक हम यूपी गार्ड की क्लासेज करा रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अब आपकी क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक, अगला प्रश्न, आमत्य पद का सर्वाधिक संगठित स्वरूप किस काल में मिलता है? वैदिक काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या हर्ष में? बताइए आमत्य पद का सर्वाधिक संगठित रूप किस काल में मिलता है? चलिए, तो यहाँ पर अगर बात की जाए आमत्य काल की, तो यह कौन सा होगा? 8वें का उत्तर बिल्कुल मौर्य काल। मौर्य काल। वैदिक काल भी बता रहे हैं कुछ लोग, नहीं भाई साहब, वैदिक काल नहीं होगा। यहाँ पर उत्तर जो होगा मौर्य काल होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का आधार निहित है? तो बताइए अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249। चलिए फटाक से बताइए किस में यह निहित है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात किस में की गई है। ठीक, चलिए जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर बात किया जाए प्रश्न संख्या 9 के, तो बिल्कुल 246 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची निहित है। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो चलिए नोट करिए। अगर बात संघ सूची की जाए, अगर पूछा जाए इसमें कितने विषय निहित हैं, तो आपको बताना है इसमें वर्तमान में 98 विषय निहित है। ठीक है, 98 हो जाएगा, 98 विषय। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय निहित हैं, तो राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय निहित हैं, 59। ठीक है, ये जानते रहिए। अगर फिर से समवर्ती सूची की बात किया जाए कि इसमें कितने विषय हैं, तो समवर्ती सूची में है वर्तमान में 52, यानी कि 52 विषय हैं। आप एक बात और नोट करिए कि संघ सूची में जो है कानून बनाता है केंद्र सरकार बनाता है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाता है। कोई भी कार्य करेगा तो कानून
अपने अकॉर्डिंग वह चलाएगा, ठीक है। और जो समवर्ती सूची में होता है वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल कर के नियम बनाते हैं, लेकिन प्रमुखता वहाँ पर केंद्र सरकार को दी जाती है। ये जानते रहिएगा। यहाँ से इतने प्रश्न बन सकते थे तो नोट कर लीजिए। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। आइए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक पठार कौन सा है? मालवा है, छोटा नागपुर है, दक्कन है, बुंदेलखंड है। जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा सही। चलिए, भारत का सबसे बड़ा भू आकृति पठार कौन सा है? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बिल्कुल दक्कन का पठार कह रहे हैं आप लोग। बिल्कुल यही हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस शासक ने एकता प्रणाली को व्यवस्थित किया था? एकता प्रणाली को व्यवस्थित करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की थी। बाजार में जो ये सब प्रणाली चल रही है ना, तौल का मोल भाव का, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के समय में आया था। और घोड़ों को दागने की व्यवस्था अगर पूछा जाए किसके काल में थी, किसने स्टार्ट किए थे, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। जानते रहिएगा। और इस प्रश्न के उत्तर की अगर बात किया जाए तो इल्तुतमिश थे हमारा, इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश था वह एकता प्रणाली को व्यवस्थित करने वाला, आप जानते रहिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध गुलाम वंश से था। ठीक है। चलिए आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से? आप लोग बताएंगे कहाँ से क्या लिया गया है। चलिए जल्दी से बता दीजिए उत्तर क्या होगा यहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए बिल्कुल। देखिए, हम आपको सभी चीज़ों को बताने चले हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार-बार बन रहे हैं। ठीक है? सबसे पहले अमेरिका से क्या-क्या लिया गया है, कुछ शब्दों को आप नोट करिए, हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, आप नोट करेंगे। ठीक है? अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द लिए गए थे। जो प्रस्तावना में शब्द दिए गए ना कि हम भारत के लोग, यह शब्द लिए गए। नोट करिए, लिखिए। और दूसरा होगा वह मूल अधिकार होगा। मूल अधिकार भी अमेरिका से लिया गया था। ठीक है। और तीसरा नोट करिए स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी अमेरिका से लिया गया था। और चौथा जो है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन, यह भी अमेरिका से लिया गया था। ठीक। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है ना, ये भी ऑस्ट्रेलिया से माफी चाहेंगे अमेरिका से लिया गया था। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर जो पद से हटाया जाता है, ये भी हमारा अमेरिका से ही लिया गया था। इतना जानते रहिएगा। ठीक। और बात यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जा रही तो यह आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है। आयरलैंड से लिया गया था। इतना जानते रहिएगा। ठीक है। बिल्कुल। और कनाडा दिया गया ऑप्शन में। कनाडा से तो वैसे तो कुछ नहीं लिया गया, संघात्मक विशेषताएं ली गई थी। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, जो यह भी कनाडा से ही लिया गया था। इतना जानते रहिएगा कनाडा के बारे में। अगर बचा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था ये सुन लीजिए। समवर्ती सूची के नाम सुने होंगे आप लोग ना। समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र सरकारें दोनों मिलकर नियम बनाते हैं, यह जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। यह जानते रहिएगा। ठीक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा बी वाला ऑप्शन यानी कि आयरलैंड हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना ज्ञात गणराज्य कौन सा है? मगध है, वज्जी है, अवंती है, कौशल है। प्रश्न संख्या 13 कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबसे पुराना ज्ञात गणराज्य कौन सा है। बिल्कुल सही, यहाँ पर वज्जी जो दिया गया है बी वाले ऑप्शन में, यही हमारा सही है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस मिट्टी में पोटास प्रचुर प्रचुर पर नाइट्रोजन न्यूनतम होती है? प्रचुर पर न्यूनतम होती है भाई साहब, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है। इसका उत्तर जो होगा नोट कर लीजिए, काली मिट्टी में। ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास ने, हरिसेन ने, विशाख दत्त ने या भवभूति ने? जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर अगर बात प्रयाग प्रशस्ति की जा रही तो इसका उत्तर हरिसेन हो जाएंगे। हरिसेन।
ठीक है। और यहाँ पर विशाख दत्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कई परीक्षाओं में पूछी जाती है। उस रचना का नाम नोट कर लीजिए, मुद्रा राक्षस। ठीक है, राक्षस। ये शब्द नोट करिए, मुद्रा राक्षस जो शब्द है आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आपको थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा हो तो आप लोग हम जो बोल रहे हैं वह नोट करिए। विशाख दत्त की पुस्तक है जो मुद्रा राक्षस, एक बार फिर से नोट करिए। ठीक है, मुद्रा लिखिए, ध्यान से हमारे साथ लिखिए, मुद्रा राक्षस। यह पुस्तक कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को या प्रधानमंत्री को? भाई साहब तुक्का मत मारिएगा यहाँ पर। ठीक, चलिए, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो देखिए, प्रधानमंत्री वालों आप सही नहीं है, आप गलत हो गए। राष्ट्रपति वालों आप भी गलत हो जाएंगे। अब आपको संसद और सर्वोच्च न्यायालय में से एक उत्तर चुनना है जो सही है। संसद भी सही नहीं होगा, उत्तर जो सही होगा वह होगा सर्वोच्च न्यायालय। याद कर लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे संविधान का संरक्षक माना जाता है। आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। चलिए, भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? जल्दी बताइए, भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में 17वें का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? बिल्कुल जमशेदपुर भिलाई, जमशेदपुर भिलाई। बिल्कुल, यहाँ पर जमशेदपुर हो जाएगा। जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। ठीक है, जमशेदपुर झारखंड में हो जाएगा। दुर्गापुर कहाँ पर है ये एक बार कमेंट करेंगे। चलिए, आगे बढ़िए। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है, यह हमने बताया होगा शायद, आपको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस शासक के समय विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है? बताइएगा जरूर। किस यात्री कि- किस शासक के समय, माफी चाहेंगे, किस शासक के समय में विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है, स्पेशली वेन सांग का? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या कुमारगुप्त? चलिए, जल्दी से बताएंगे 19वें का उत्तर। बिल्कुल, हर्षवर्धन के समय यहाँ पर विदेशी यात्रियों का जो है विवरण मिलता है, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? तो जल्दी से बताइए, 12, 13, 14, 15। चलिए, प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? प्रश्न के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा गलती लग रही है। चलिए ठीक है, देखते हैं। उत्तर बताते रहिए आप लोग, प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? ठीक, ठीक एकदम। चलिए, तो चलिए बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा हमारा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आपने उत्तर ए वाला दिया है ज़्यादातर, और बी वाले भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। चलिए, बी वालों का उत्तर क्या होगा, सही होगा गलत होगा, एक बार देख लीजिए, फिर से अपना अनुमान लगा लीजिए। ठीक, बिल्कुल सही। यहाँ पर 20वें का जो उत्तर आप लोग बता रहे हैं, यहाँ पर 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषाएं थी। उत्तर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। धर्म महापात्र पद किस शासक ने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या कनिष्क ने? बता दीजिए, धर्म महापात्र पद किस शासक ने बनाया? प्रश्न संख्या 21 का उत्तर बिल्कुल अशोक हो जाएंगे। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है? पुलिकट है, चिल्का है, वेम्बनाड है, लोकटक है? चलिए, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है, बताएंगे आप लोग सब लोग। चलिए, सबसे बड़े खारे पानी का लैगून, बिल्कुल प्रश्न संख्या 22 का उत्तर जो लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही। यहाँ पर बी बी चिल्का झील, बिल्कुल सही, यहाँ पर चिल्का हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है, ये जानते रहिएगा। ठीक, चलिए,
एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए एक बार सब लोग एक तरफ से लाइक कर देंगे और शेयर भी करेंगे इस क्लास को। थोड़ा-सा सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है? तो डेली जुड़िए सुबह 10 बजे, मिस मत करिए। अगला प्रश्न किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? अनुच्छेद 352, 356, 360, 368। तो यहाँ पर नोट करिए 352 में क्या है? तो आपातकाल है। ठीक? 352 में आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन है, ये भी जानते रहिएगा। और 360 में जो है वित्तीय आपात है, वित्तीय आपातकाल है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। 352 में आपातकाल का उल्लेख है, 356 में राष्ट्रपति के शासन की बात की गई और 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई। और अगर बात की जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो यह है 368 में। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो ये भी नोट कर लीजिए, यह देश था दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक, यहाँ से इतना आप जानते रहिएगा। देखिए एक प्रश्न में लगभग 4-5 प्रश्न आपको मिल गए यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस नाटक किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, सातवाहन। अभी मैंने बताया था कि मुद्रा राक्षस नाटक के जो लेखक थे वो कौन थे, क्या थे बताइए? अभी मैंने ऊपर बताया था, एक बार सब लोग कमेंट करके बताएंगे मुद्रा राक्षस लेखक कौन थे? चलिए, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे भाई साहब बताइए? और इसका संबंध किस काल से था? तो इसका संबंध था मौर्य काल से। ठीक है? आप लोग ज़रूर बताएँगे कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? क्योंकि अभी मैंने जस्ट ऊपर बता दिया है आपको। यहाँ पर फिर नहीं बताएँगे, आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, जो लोग क्लास को देखेंगे, चाहे लाइव देखें, चाहे बाद में देखें। अगला प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? तो कृषि पर था। हमने बताया था कि उस समय हमारे भारत में भुखमरी फैली थी, इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं का सबसे पहला उद्देश्य था कृषि का विकास करना। आइए अगला प्रश्न, किस पर्वत श्रेणी को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है? अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी या विंध्य? तो उत्तर नोट करिए, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला को ही ब्लू माउंटेन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? तो वह देश होगा रूस। याद करिए, रूस को यूएसएसआर भी आपके ऑप्शन में मिल सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात किया जाता है तो रूस है। और मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए, अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है, तो यहाँ पर कौन होता है? तो यहाँ पर यूएसए होता है। ठीक है, यूएसए यानी अमेरिका, ये भी जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी हमारी सुचिता कृपलानी। अगर पूछा जाए भारत में पहली राज्यपाल कौन थी, तो वो थी हमारी सरोजिनी नायडू। बिल्कुल। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न, भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? अशोक से, समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से या स्कंदगुप्त से? बताइए, भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? यहाँ पर जो होगा उत्तर स्कंदगुप्त हो जाएगा। ठीक, आखिरी प्रश्न आज की क्लास का देखिए क्या कर रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था? 24वां, 42वां, 44वां या 52वां? बताइए। तो आपका उत्तर बिल्कुल यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन में ही समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। और यह 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष था 1976 में। ये आप जानते रहिएगा। ठीक, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसलिए हमारा उत्तर जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जानते रहिए। तो ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्य तक आपको ही पहुंचा सकता है, आपके लक्ष्य पर। ठीक, तो टेट एग्जाम वालों भाई साहब, बार बार आपकी डिमांड पर बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच। आपको कहीं पर बैच लेने की ज़रूरत नहीं प्रैक्टिस क्लास की। ठीक है, हम आपको फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड करेंगे और आपकी परीक्षा तक उस क्लास को कराएंगे।
ठीक है? तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। यूपी होम गार्ड वालों तैयार रहो डेली सुबह 10 बजे। ठीक है? धन्यवाद।